इस वीडियो में हम सीएनटी एक्ट का अध्याय 8 को देखते हैं जो धारा 44 से 51 तक है। इस अध्याय का नाम है जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। इसको देखते ही यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है धारा 44। धारा 44 में है रैयत को पट्टे का अधिकार होगा। इसका मतलब है जैसे कि कोई रैयत है, इसका गांव में कोई ज़मीन होगा। ये ज़मीन में ज़मीन में क्या होगा, ज़मीन में कहीं रहता होगा, कहीं पे खेती करता होगा, उसका हिसाब होगा। तो एक कागज़ मिलेगा इसको जिसमें इसका ज़मीन का पूरा ब्यौरा रहेगा। तो वो जो कागज़ है जिसमें रैयत के बारे में, पूरा ज़मीन के बारे में जो ब्यौरा है, इसका कितना ज़मीन है, इस कागज़ को हम लोग बोलते हैं पट्टा। तो रैयत को क्या होगा, रैयत को पट्टे का अधिकार होगा, मतलब रैयत को पट्टा मिलेगा। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि रैयत जो है वो टैक्स देगा उसी हिसाब से। पट्टे में जितना उसका ज़मीन लिखा होगा उस हिसाब से वो टैक्स देगा। किसको, भूस्वामी को। इसलिए रैयत को क्या है, पट्टे का अधिकार होगा। ये धारा 44 में है। धारा 45 में क्या है, धारा 45 में लिखा हुआ है भूस्वामी को प्रतिलिपि मिलेगा। मतलब कि रैयत को पट्टा कौन देता है, बताइए। रैयत को पट्टा देगा भूस्वामी। और भूस्वामी, ये सब टर्म पिछले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भूस्वामी को प्रतिलिपि मिलेगा। जैसे भी अगर हम लोग कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन देते हैं किसी जगह में, कोई संस्थान में, तो हम लोग उसका रिसिप्ट लेते हैं कि हम आपको आवेदन दिए हैं। उसका जो रिसिप्ट होता है उसका अधिकार होगा, किसको होगा, भूस्वामी को। उसी तरह जब भूस्वामी रैयत को जब पट्टा देगा तो उसका रिसिप्ट का अधिकार होगा, प्रतिलिपि का अधिकार होगा। ये किस में है, धारा 45 में। और धारा 46 में क्या है, अंतरण पर प्रतिबंध। मतलब जमीन का जो प्रतिबंध होगा उस पर रोक लगाया गया है। लेकिन कुछ स्थिति में जमीन का हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कुछ स्थिति को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि एसटी जो होता है, अनुसूचित जनजाति जो होता है, वो अनुसूचित जनजाति को ही ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन डाला हुआ था, वो जो दूसरा व्यक्ति जो होगा वो उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। जैसे कि गाँव ही है, जैसे कि ये गाँव है, गांव में क्या होगा, गांव में ये थाना क्षेत्र के अंदर आता है ये ज़मीन। तो यहाँ पे कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है अनुसूचित जनजाति का, तो वो इसको अपना ज़मीन नहीं बेच सकता है। लेकिन अगर उसको यहाँ पे अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति मिल जाता है तो उसको अपना ज़मीन बेच सकता है। मतलब अनुसूचित जनजाति वाला जो व्यक्ति है वो अनुसूचित जनजाति वाला दूसरा व्यक्ति को ज़मीन बेच सकता है, लेकिन वो उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। दूसरा अब देखते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। अनुसूचित जाति वाला जो है, जैसे कि रांची जिला का कोई व्यक्ति है, तो वो क्या होगा, वो रांची जिला के अंदर किसी को भी अपना ज़मीन बेच सकता है, लेकिन वो दूसरा जिला का नहीं होना चाहिए। जैसे रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, वो दूसरा का नहीं होना चाहिए। ये क्या है, धारा 46 में लिखा हुआ है। और वो उसी जिला का व्यक्ति को क्या कर सकता है, वो ज़मीन बेच सकता है। और जनरल का तो पता है, जनरल किसी को भी ज़मीन बेच सकता है। और जैसे यहाँ पे है अधिभोगी रैयत, जिसमें तीनों आ जाता है। तीनों क्या कर सकता है, ज़मीन बेच सकता है, लेकिन उसका कंडीशन ऊपर लिखा हुआ है कि एसटी जो रहेगा उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए, तभी बेच सकता है। जैसे कि वो दान और ट्रस्ट भी किसी को दे सकता है अपना ज़मीन में। ये धारा 46 में है। और धारा 46 का कुछ और टर्म है जो किसी और धारा से लिंकअप है। तो जब वो दूसरा धारा जब पढ़ेंगे तो वो बाकी का जितना भी टर्म है सारा उसी में आ जाएगा। अब देखते हैं धारा 47। इसमें क्या है, न्यायालय जो है वो विक्रय का आदेश नहीं देगा। मतलब कि कोई रैयत है, उसका ज़मीन जो है, न्यायालय नहीं बोलेगा कि बेच दो बोल के, विक्रय का आदेश नहीं जारी कर सकता है। लेकिन ये जो लेकिन वर्ड है ना, यही डेंजर है। लेकिन कुछ स्थिति में आदेश दे सकता है। तो कौन कौन सा स्थिति है, लगान वसूली, बैंक ऋण वसूली, बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम में आदेश क्या होता है, आदेश दिया जा सकता है। किसके, कौन देगा, न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया जा सकता है। लेकिन विक्रय का जो आधार होगा, मतलब वो धारा 46 के अनुसार ही ज़मीन को बेच सकता है, उसके अलावा नहीं बेच सकता है। धारा 46 के अनुसार ही वो ज़मीन को क्या कर सकता है, बेच सकता है। अब देखते हैं अगला, धारा 48। धारा 48 में है भूयंहरी भूधृति का अंतरण। तो भूयंहरी भूधृति, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, स्टार्टिंग का जो वीडियो रहेगा ना उसमें ये सारा टर्म मिल जाएगा आप लोग को। तो भूयंहरी भूधृति का अंतरण क्या होगा, जैसा अनुसूचित जनजाति लोग जैसे ज़मीन का ट्रांसफ़र करता है धारा 46 के अनुसार से, उसी टाइप से भूयंहरी भूधृति का वो लोग भी अपना ज़मीन का अंतरण कर सकता है। और इसके लिए सरकार कोई नियम भी बना सकता है। सरकार को लगता है कि कोई अच्छा नियम बनाया जा सकता है तो वो बना सकता है। अब देखते हैं 48 क में बोल दिया है कि न्यायालय भूयंहरी भूधृति का विक्रय का आदेश नहीं देगा। मतलब ऊपर लिखित जो आदेश जो हम लोग अभी देखे थे, हम लोग यहाँ पे धारा 47 में, ये सब आदेश 48 क में लागू नहीं होता है।
इसका मतलब होता है न्यायालय किसी भी स्थिति में भूयंहरी भूधृति जो रहेगा उसको विक्रय का आदेश नहीं दे सकता है। लेकिन इसका कुर्की के द्वारा अगर कोई ऋण ले लिया है किसी से, जैसे 47 में लिखा हुआ है ना, अगर किसी ऋण लिया हुआ है तो उसको ऋण का पूरा करने के लिए जमीन को बेचने के लिए बोल सकता है, वो धारा 47 में। लेकिन 48 क में क्या है, भूयंहरी भूधृति को ऋण भी लिया है लेकिन उसको बेचने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो बेचने के लिए नहीं बोला जाएगा तो पैसा कहीं से लेगा ना उससे, तो लेने के लिए उपाय क्या है, उसको कुर्की करना होगा। ये सब इसमें क्या है, धारा 48 क में लिखा हुआ है। अब देखते हैं धारा 49। धारा 49 में क्या है, भूयंहरी भूधृति का अंतरण। अगर कोई जैसे कोयला मिल गया कहीं पे भी, जैसे कि क्या है, खनन कार्य हो गया, प्रौद्योगिकी उद्देश्य हो गया, मार्ग हो गया, ये सब के लिए क्या होगा, भूयंहरी भूधृति का ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कब, रजिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमको खनन कार्य किया जा रहा है, लेकिन चारों तरफ से यहाँ से मान लो तालाब है, लेकिन कुछ तो रास्ता एक बनाना होगा ना। इस रास्ता में मान लो जो भूयंहरी भूधृति का जमीन यहाँ पे आता है, तो क्या होगा, इसका ज़मीन को रास्ता के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, या तो यहाँ पे खनन कार्य के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और इसको क्या किया जा सकता है, सरकार रजिस्ट्री के माध्यम से ले सकता है। ये धारा किस में है, धारा 49 में लिखा हुआ है। अब देखते हैं धारा 50। धारा 50 में क्या है, भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोतों का अर्जन। जैसे कोई उपायुक्त है तो वो भी जमीन ले सकता है। कब ले सकता है, चैरिटी में अगर कोई देना चाहता है, या फिर धार्मिक या शैक्षणिक या खनन कार्य के जब ये उद्देश्य से क्या होगा, जमीन को अर्जन किया जा सकता है। लेकिन अर्जन करने का भी नियम है। जैसे कि कोई ज़मीन है, इसका जो भी मार्केट में जो भी वैल्यू चलेगा, इस ज़मीन का कितना दाम है, तो उससे 20% अधिक वैल्यू देना होगा सरकार को। मतलब 20% अधिक पैसा देके वो ज़मीन सब इसके लिए ले सकता है। अब देखते हैं धारा 51। धारा 51 में क्या है, पहले ये पैसा मिलना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, ज़मीन का अर्जन होगा। ये धारा 51 में है। धारा 51 में भुगतान के बाद जमीन का अर्जन, पहले पैसा उसके बाद जमीन दिया जाएगा। तो ये यहाँ धारा अध्याय 8 जो होता है वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।